क्या हुआ रज्जो, आज बड़ी उदास लग रही है। अच्छा मुंह मत बना, मैं तुझे कल जंगल में चारा खिलाने ले चलूंगी। चल अब जल्दी से दूध दे दे, मुझे और भी बहुत से काम है। ये कहकर अर्चना अपनी गाय का दूध दूहने बैठ जाती है। उसकी एक गाय थी जिसे वो दहेज में लेकर आई थी, लेकिन वो आधा किलो दूध ही देती थी, जिससे मुश्किल से उसके घर का गुजारा चलता था। दूध निकाल कर वो रसोई में चली जाती है। कुछ देर बाद अपनी बेटी से कहती है, प्रिया बेटी तू अंदर आजा, तूने सुबह से कुछ खाया नहीं है तो दूध पी लेना। अच्छा ठीक है माँ। फिर दूध गर्म करके वो प्रिया को पीने के लिए दूध देती है। शाम को बनाने के लिए घर में कुछ नहीं था, इसलिए अर्चना अपने पति के इंतजार में बैठी थी। अब वो आएंगे तो कुछ बनाऊंगी। हे भगवान, शाम हो गई लेकिन वो अभी तक आए क्यों नहीं। दिन से प्रिया ने भी सिर्फ दूध ही पिया है। अब उनको पगार मिलेगी तो ही मैं खाने के लिए कुछ बना पाऊंगी। शाम को थका हारा श्याम घर लौटता है। अर्चना, अरे ओ अर्चना, अरे तनिक खाने को कुछ दो ना। अरे भाई हमका बहुत भूख लग रही है। खाने के लिए कुछ होगा तो बनाऊंगी ना, मैं तो आपके लौटने का ही इंतजार कर रही थी। लाइए पैसे दीजिए, कुछ राशन ले आओ। अरे ये लो भाग्यवान। ये क्या जी, इतने थोड़े से पैसे। अरे अब क्या बताएं अर्चना, कल मुझसे काम में थोड़ी गलती हो गई थी, इसलिए मालिक ने पैसे काट लिए। क्या सारे पैसे काट लिए और सिर्फ ये 200 रुपए दिए हैं? अब इससे मैं क्या ही सामान लाऊं? आपने सेठ से कुछ कहा क्यों नहीं? अरे कहा तो था, लेकिन उसने मुझे काम से निकालने की धमकी दे दी। ऐसे घूसखोर के पास आप काम ना ही करे तो ही ठीक रहेगा। अपनी बेटी की हालत देखिए, उसकी सारी चप्पल टूटी हुई है, कपड़े भी फटे पुराने हो गए। खैर मैं थोड़ा सामान ले आती हूँ, खाना भी तो बनाना है। बेचारी अर्चना और दुकान से सामान लेने चली जाती है। घर आकर वो थोड़े से नमकीन चावल बनाती है, जिसे खाकर वो सो जाते हैं। अर्चना और प्रिया तो चटाई पर सो जाती हैं, लेकिन श्याम को रात भर अगले दिन की चिंता सताती है। अगले दिन श्याम घबराते हुए सेठ के पास काम के लिए जा रहा था और इसी चिंता में वो सड़क पार कर रहा था कि इतने में एक ऑटो वाला वहाँ आता है और उसे टक्कर मारकर चला जाता है, जिससे उसके हाथ पैर में चोट लग जाती है। आसपास के कुछ लोग उसे सरकारी अस्पताल ले जाते हैं और उसकी पट्टी करवा कर घर ले आते हैं। अर्चना श्याम को इस हालत में देखती है तो घबरा जाती है। हे राम, ये क्या हो गया जी आपको? किस नासपीटे ने ऐसा किया? भाभी जी, एक ऑटो वाला श्याम भाई को टक्कर मार कर चला गया। वो तो अच्छा हुआ मेरा ठेला वहीं लगा हुआ था, तो मैंने इन्हें देख लिया और जल्दी से अस्पताल ले गया। खैर डॉक्टर ने कहा है कि इनका ख्याल रखिएगा, इनके पैर का मांस जो है फट गया है और अभी इनको बेड रेस्ट की जरूरत है। ये कहकर वो लोग वहाँ से चले गए। अरे एक तो पहले ही हम पर मुसीबतें कम थी क्या, जो ऊपर वाले ने हमें और मुसीबत में डाल दिया। अब मैं कैसे अपने परिवार का पेट पालूंगा। आप क्यों चिंता करते हैं जी? ये तो भगवान का शुक्र है कि आपको ज्यादा चोट नहीं आई और आपकी जान बच गई। अगर आपको कुछ हो जाता तो हम दोनों का क्या होता? और रही बात घर खर्च चलाने की, तो अब से मैं काम करूंगी। अब मेरा फर्ज बनता है कि मैं अपना पत्नी धर्म निभाऊं। हमेशा आप हम लोगों की खुशियों के लिए उस ईंट भट्टी में जलते रहे, लेकिन अब समय आ गया है कि मैं कुछ काम करूं ताकि घर का खर्चा चल सके। फिलहाल आप आराम कीजिए, मैं जाकर आपकी ये दवाइयाँ लेकर आती हूँ। अर्चना के पास थोड़े से पैसे बचे थे। वो दवाई का पर्चा लेकर केमिस्ट की दुकान से थोड़ी दवाइयाँ ले आती है, फिर अपने पति को खाने को देती है। शाम को वो जब सबके लिए खाना बनाने रसोई में जाती है तो वहाँ सारे डब्बे खाली होते हैं। हे भगवान, सब डब्बे खाली पड़े हैं। अरे हाँ, कल जो दूध फट गया था उससे थोड़ा सा पनीर जमाने रखा था, अब उसकी थोड़ी सी सब्जी बना देती हूँ, लेकिन रोटी आटा तो एक कटोरा ही है। तभी उसकी नजर खिड़की के बाहर रखे रज्जो के चारे के लिए रखी घास पर जाती है। अब लगता है इस चारे वाली घास से ही काम चलाना पड़ेगा। वो जो पुराना तंदूर ही उठाकर लाए थे, उसको मिट्टी से लेपकर उसी में घास की रोटी सेक दूंगी। पेट की भूख बुझाने के लिए इतना तो करना ही पड़ेगा। अब वो तंदूर में मिट्टी का लेप लगाकर उसे तैयार कर लेती है। फिर जब तक तंदूर सूखता है तब तक घर में रखे एक कटोरी आटे में घास काट कर मिला देती है और फिर उसे गूंथ कर तंदूर में सेक कर उसकी रोटी बना लेती है। फिर पनीर की रोटी सेक कर अपने पति बेटी को खिलाती है। अरे वाह अर्चना, क्या कमाल की रोटी बनाई है। वाह वाह, सचमुच सचमुच मजा आ गया भाई। मुझे माफ करना जी, मैं जानती हूँ आप मेरा दिल रखने के लिए ऐसा कह रहे हैं। ये घास की रोटी है जो तंदूर में बनी है। नहीं माँ, बाबा सच कह रहे हैं, सचमुच रोटी बड़ी स्वाद बनी है। मेरे लिए और ले आओ। क्या ये इतनी अच्छी बनी है? अर्चना भी जब वो रोटी खाती है तो उसका स्वाद भूल नहीं पाती। वाह, मजा आ गया। अब वो पड़ोस से थोड़ा सा आटा उधार मांग कर ले आती और घास की रोटी तंदूर में बनाकर खाती। 2 दिन बाद श्याम का दोस्त मोहन उससे मिलने वहाँ आता है। वो सब खाना ही खा रहे थे कि तभी अलग तरह की रोटी देखकर उसने भी वो खाने की इच्छा जाहिर की। अरे ये हरी हरी रोटी किसकी बनी है? ये घास की रोटी बनी है, ताजी ताजी घास की। मोहन जैसे ही वो रोटी खाता है तो उसका स्वाद उसे लाजवाब लगता है। मोहन भाई, आप तो जानते ही हैं हम बेरोजगार हैं, इसलिए ये सब खाना पड़ रहा है।
आप हमारे लिए काम ढूंढ दीजिए ना। मजबूरी में? अरे भाभी, आपके हाथ की ऐसी घास की तंदूरी रोटी खाने के लिए तो लोगों की लाइन लग जाएगी। आपके पास इतना बड़ा हुनर है और आप मुझे ही काम ढूंढने के लिए बोल रहे हैं। ये लीजिए कुछ पैसे और आप ठेला लगाकर ये तंदूरी घास की रोटी बनाकर सब्जी के साथ परोसिए। देखिए क्या कमाई करती हैं फिर आप। आप मजाक तो नहीं कर रहे ना? अरे नहीं भाभी, मेरे कहने पर काम शुरू कीजिए। अगर आपका काम नहीं चला ना तो मेरे पैसे भी मत देना बस। अर्चना ने अगले दिन से जरूरी सामान लाकर ये काम शुरू कर दिया। तंदूरी घास की रोटी का नाम सुनकर लोग कुछ अलग खाने की चाह में उसके ठेले पर आने लगे। आहा, बहन जी क्या स्वादिष्ट और पौष्टिक घास की तंदूरी रोटी है। आहा, ऊपर से इस पर लगा हुआ मक्खन जो है ना वो अलग ही स्वाद दे रहा भाई। आहा, मुझे जो है 2 रोटी और दीजिए ना। हाँ। 30 रुपए में घास की तंदूरी रोटी और सब्जी खाकर तो ग्राहक उसके पास बढ़ने लगे। हफ्ते भर में ही उसने 15,000 रुपए कमा लिए। वो घर के लिए राशन लाती है और मोहन भाई के पैसे भी लौटा देती है। धीरे धीरे वो और भी जगह मशहूर हो जाती है और अब लोग दूर दूर से उसके पास आते हैं। कुछ ही दिनों में श्याम भी ठीक हो जाता है और अब वो भी अपनी पत्नी का हाथ बटाता है। अब उनके गरीबी के दिन दूर हो जाते हैं और वो खूब पैसे कमाते हैं। गोमती नाम की एक बूढ़ी औरत अपने छोटे बेटे सुदर्शन और बहू ममता के साथ रहती थी। गोमती का बड़ा बेटा और बहू एक सड़क हादसे में इस दुनिया से चले गए। उस समय पोती खुशी गोमती के पास घर पर थी। अब इस दुनिया में गोमती की पोती खुशी का अपनी दादी के सिवा कोई नहीं था, क्योंकि खुशी के चाचा चाची स्वभाव के बहुत खराब थे। चाची, दादी की तबीयत बहुत खराब है, आप दादी से काम मत करवाओ, दादी को बुखार है। चल हट, बड़ी आई दादी की सगी। ओ बुढ़िया, अभी तक तेरे से बर्तन नहीं धुले? कपड़े कब धोएगी फिर? बस धुल गए बहू, शरीर बहुत दुख रहा था, तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है। रोज रोज का बीमारी का बहाना यहाँ नहीं चलेगा। तुझे और तेरी पोती को घर में रहने की जगह दी है। शाम को मेरी माँ और बहन मुझसे मिलने आ रहे हैं। इसके बाद रसोई में जाकर उनका खाना बनाना, समझी? और साथ में अपनी पोती को भी लगा, सारा दिन इधर उधर घूमती रहती है। दादी लाओ, मैं आपकी मदद करूं। आपकी तबीयत ठीक नहीं है। दादी, चाची बहुत बुरी है। चाची आपको कितना तंग करती है, आपसे कितना काम करवाती है। मेरी बच्ची, तू इतने छोटे छोटे हाथों से कैसे काम करेगी? रहने दे बिटिया, मैं कर लूंगी। गोमती और खुशी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। खुशी जानती थी कि उसकी दादी की तबीयत बहुत खराब है, पर वो छोटी बच्ची क्या कर सकती थी। शाम के समय ममता की माँ और बहन रहने आ जाती है। ममता के बच्चों के लिए वो खिलौने और खाने पीने की चीजें लाई थी। खुशी बच्चों को खिलौनों के साथ खेलता देख लेती है और वो उनके पास जाती है। तभी ममता की बेटी महिमा के हाथ से गुड़िया टूट जाती है और वो खुशी पर दोष लगाने लगती है। नानी देखो ना, मौसी देखो ना, खुशी ने मेरी गुड़िया तोड़ दी। ममता, ये लड़की तो बड़ी शैतान है। खुद तो माँ बाप परलोक सिधार गए और छाती पर मूंग दलने के लिए इसे यहाँ छोड़ दिया। बताओ जरा, इतनी महंगी गुड़िया लाई थी मैं महिमा के लिए और इस लड़की ने पल भर में तोड़ दी। हाँ दीदी, ये तो बहुत गलत बात है। तुम इसे सबक क्यों नहीं सिखाती हो कि आज के बाद ये ऐसा कुछ ना करे? देखती जाओ, मैं इसे अभी सीधा करती हूँ। बिट्टू, जरा सामने से डंडा तो लाना। ममता डंडे से खुशी की पिटाई करने लगती है। खुशी बचाओ बचाओ चिल्लाने लगती है। ममता बहू, रहने दे, बेचारी मासूम बच्ची है, इसे मत मार। ममता, मैं तेरे आगे भीख मांगती हूँ, इसे छोड़ दे। सुदर्शन बेटा, अच्छा हुआ तू आ गया। ममता को बोल खुशी को ना पीटे। इस बेचारी का इस दुनिया में कोई नहीं, उसके साथ ऐसा सलूक मत करो। माँ, तुम बीच में मत आया करो। बच्चों को सबक सिखाना जरूरी होता है। ममता उसे किसी वजह से ही पीट रही है और मैं अभी अभी थका हुआ आया हूँ। मुझे इन सब बातों में मत घसीटो। मुझे तो अपने ऊपर शर्म आती है कि मैंने तुझ जैसी औलाद को जन्म दिया। तू अपने भाई की बच्ची के साथ इतना बुरा सलूक होते हुए देखता रहता है। भगवान के घर देर है अंधेर नहीं, मत करो पाप। ममता का गुस्सा खुशी को पीटने के बाद ही ठंडा होता है। उस रात खुशी और गोमती बहुत रोए और उधर ममता अपनी माँ और बहन के साथ खूब खिलखिलाकर पूरी रात मजे करती रही। अगले दिन गोमती की उठने की भी हिम्मत नहीं थी। गोमती की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी।
गोमती ने सुबह से कुछ नहीं खाया था। वो भूखी प्यासी घर के काम करती रही, पर ममता ने उस पर जरा सा भी तरस नहीं किया। चाची, दादी माँ ने सुबह से कुछ नहीं खाया है, उन्हें कुछ खाने के लिए दे दो। तो मैं क्या करूं? हम सब घूमने जा रहे हैं, घर में कुछ नहीं है खाने को। रसोई को मैं ताला लगा कर जा रही हूँ। भूखे मरो या कहीं चले जाओ, पर मेरा दिमाग मत खाओ। चलो माँ, चलो बरखा, बच्चों जल्दी जल्दी चलो, तुम्हारे पापा गाड़ी स्टार्ट कर रहे हैं। सब लोग घूमने के लिए चले जाते हैं। ममता रसोई को ताला लगा जाती है। घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं था। गोमती की तबीयत और खराब होती जा रही थी। खुशी गोमती को बिना बताए बाजार में कुछ खाने का लेने के लिए निकलती है। वो बाजार में सबसे मदद मांगती है। भैया, मुझे कुछ खाने के लिए दे दो, मेरी दादी ने सुबह से कुछ नहीं खाया है, वो भूखी है। पैसे हैं तेरे पास? अगर पैसे हैं तो ले जा। नहीं भैया, मेरे पास पैसे नहीं है। तो मेरा दिमाग मत खाओ, जाओ यहाँ से जाओ। अब क्या करूं? दादी के लिए खाना कहाँ से लाऊं? तभी खुशी की नजर एक मंदिर पर पड़ती है जहाँ एक पंडाल लगा था। वहाँ एक औरत कुल्हड़ खिचड़ी का प्रसाद बांट रही थी। खुशी उसके पास जाती है। क्या हुआ बिटिया, प्रसाद चाहिए? पर आंटी, मेरे पास पैसे नहीं है, आप तो इसके बदले में मेरे से पैसे मांगोगे ना? नहीं बिटिया, भगवान के मंदिर में जो प्रसाद बांटा जाता है उसके पैसे नहीं होते, ये तो मुफ्त में मिलता है। मुझे किसी ने भी बिना पैसों के खाना नहीं दिया। मेरी दादी ने सुबह से कुछ भी नहीं खाया है। आंटी, वो सुबह से भूखी हैं, उनकी तबीयत भी बहुत खराब है। चाचा चाची सब घूमने चले गए। खुशी के आंसू देखकर वो औरत जिसका नाम मालिनी था वो भी भावुक हो जाती है। मालिनी एक ऐसी संस्था चलाती थी जिसमें औरतों को रोजगार मिल सके। मालिनी कुल्हड़ खिचड़ी बनाने का कार्य करती थी। पूरे सप्ताह अलग अलग मंदिरों में कुल्हड़ खिचड़ी बनाकर बंटवाना, यही उनकी संस्था का कार्य था। ये काम मालिनी पिछले 5 वर्षों से करती आ रही थी। अब मालिनी का परिवार भी इसमें सहयोग देता था। मालिनी पैसे वाली होने के साथ साथ दयालु स्वभाव की थी। ईश्वर के प्रति अटूट आस्था के कारण मालिनी ने लोगों की सेवा के लिए ये समाज सेवा का कार्य प्रारंभ किया। मालिनी खुशी के साथ उसके घर पहुंचती है। गोमती की हालत बहुत ही नाजुक थी। मालिनी गोमती को हॉस्पिटल में एडमिट करवाती है। गोमती की तबीयत में सुधार आ जाता है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया बिटिया, आपने मेरे लिए जो किया। माताजी, हमारी संस्था का तो काम ही यही है, गरीबों और बेसहारा लोगों की सहायता करना। अब आप परेशान मत होइए, आप भी हमारी संस्था का ही हिस्सा हैं। अब आपको अपने उस नालायक बेटे और बहू के पास रहने की कोई जरूरत नहीं है। हमारी संस्था की तरफ से आपको रहने की जगह और काम दोनों मिलेंगे। हमारी संस्था कुल्हड़ खिचड़ी बनाकर मंदिरों में बांटने का काम करती है, जिसमें आपका भी सहयोग रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया मालिनी जी, आप तो हम दादी पोती के लिए ईश्वर का कोई रूप बनकर आए हो। सचमुच कभी कभी पराये भी अपनों से बढ़कर हो जाते हैं। गोमती अपने बेटा बहू का घर छोड़ देती है। अब वो मालिनी के साथ समाज सेवा का काम करती थी। कुल्हड़ खिचड़ी बनाने में गोमती अपना पूरा सहयोग देती थी। गोमती देखती है बहुत सी बेसहारा महिलाएं इस कार्य में मालिनी को सहयोग देती हैं। मालिनी एक अच्छे स्कूल में खुशी का एडमिशन भी करवा देती है। गोमती को इस बात की तसल्ली थी कि उसने खुशी के बर्बाद होते हुए जीवन को बचा लिया था और ये सब भगवान की कृपा से ही संभव हुआ था।